हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपने वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसको एक नज़र में देखने वाले हम लोग, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और वन लाइनर को अगर एक नज़र में भी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में छप जाता है और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन दिखे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक करता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं और नंबर गेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, और ये आपको 6th पार्ट है। इसका 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पे विजिट करके आप लोग उसको देख सकते हैं। और आपका तो मस्ट है देखना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं इस लेक्चर के। तो आप लोग देख सकते हैं इस पीडीएफ में आपको कुल 38 भाग हैं। देखिए यहाँ से पेज नंबर 1 से लेके टोटल 38 है आपको। और अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो 25 तक पढ़ चुके हैं और इसके आगे के भाग को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप लोगों को चाहिए, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में वो पिन है, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ और वह किससे संबंधित है या किस व्यक्ति से संबंधित है। तो देखिए 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है असहयोग आंदोलन, और किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है। तो चौड़ी चौड़ा कांड कब होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है आपको, 5 फरवरी 1922, या आई थिंक यहाँ पे 4 फरवरी 1922 होना चाहिए था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा डेट सही है, 4 फरवरी या 5 फरवरी। और ये कहाँ होता है, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है। तो स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, 1 जनवरी 1923 को। और कौन करते हैं, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 1 जनवरी 1923 को। ये आपके लिए ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो 1922 वाला सेशन था वो गया में हुआ था, हमारे बिहार में। और इसी के बाद 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये आपको अक्टूबर 1924, और इससे रिलेटेड पर्सन कौन है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन है, सचिंद्र नाथ सान्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो 8 नवंबर 1927 को। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में होता है और ये 7 सदस्यीय आयोग था। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 7 सदस्यीय आयोग, और जो डेट है इसका साइमन कमीशन का 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है। बहुत से लोग अभी यहाँ पे 1927 देख के परेशान हो रहे होंगे, तो जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियुक्ति बोल रहा है कि कब हुआ है, तो 8 नवंबर 1927 को। क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और भारत आगमन कब होता है इसका, तो 3 फरवरी 1928 को। वैसे तो हमेशा यही पूछा जाता है आपको कि साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 3 फरवरी 1928 को आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, तो 8 नवंबर 1927 को होती है और भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध होता है, जिसके तहत उन पर लाठी प्रहार होता है और इसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट कब आया और यह किससे संबंधित है, तो नेहरू रिपोर्ट किससे कब आता है, 1928 में। और ये संबंधित है आपको पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, या पंडित मोतीलाल नेहरू से। जो लोग भी अभी तक ये मानते हैं कि मोतीलाल नेहरू, या उनके जगह पे जो लोग भी अभी ये समझते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि अगर नेहरू रिपोर्ट देखता है ना कोई भी, तो उसको लगता है ना कि मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू होंगे, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ना आपका जो मार्क्स है ना वो बिल्कुल कम करवा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कम करवा सकता है, क्योंकि एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नेहरू रिपोर्ट कंफ्यूज करने वाला भी है, जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं पढ़ा है। मोतीलाल नेहरू है, 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ और यह किससे संबंधित है, तो बारदोली सत्याग्रह कहाँ होता है, गुजरात में होता है 1928 में। और ये किसानों की लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में है। बस इतना याद रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई लीड कर रहे थे 1928, और किसान से रिलेटेड है ये। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है, तो 8 अप्रैल 1929 को होता है लाहौर षड्यंत्र केस। और इसमें कौन कौन रिलेटेड है इससे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और द्वारा
ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। अच्छा, ये है आपको लाहौर षड्यंत्र केस का पूरा मामला क्या है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को, वही है आपको लाहौर षड्यंत्र केस। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, दिसंबर 1929, और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था। स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कब होती है और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है। तो 2 जनवरी 1930 को होती है और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा जाता है। नमक सत्याग्रह कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है। तो ये कब हुआ था आपको? 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को, और महात्मा गांधी के द्वारा होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किससे संबंधित है। तो 6 अप्रैल 1930 को, और किससे संबंधित है। तो ये भी आपको महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है और यह किससे संबंधित है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये आपको 1930 में होता है, और ये आपको प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित होता है। वैसे तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूँ तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ना, आपको गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम था आपको 1930 में हुआ था, द्वितीय आपको 1931 में, और जो तृतीय था वो भी आपको 1931 में होता है। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है या सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है, इसमें ही केवल कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए थे महात्मा गांधी। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है, अगर इसमें पूछे कि कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, तो वो थे आपको भीमराव अंबेडकर, और महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। आगे है गांधी इरविन समझौता कब हुआ और यह किससे संबंधित है। तो 4 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा थी। आगे देखते हैं हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए यहाँ पे गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, 1931 वाला। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है। तो ये आपको कब होता है? 16 अगस्त 1932 को मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया जाता है, जिसके बाद भीमराव अंबेडकर इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पूना पैक्ट में भीमराव अंबेडकर का पूरा मन होता है, या यूँ कहिए तो उसके प्रति जो पृथक निर्वाचन था या पृथक आपको प्रतिनिधित्व था, जिसके तहत गांधी जी नाराज हो जाते हैं और पूना पैक्ट साइन करवाते हैं। किससे? तो ये आपको साइन करवाते हैं भीमराव अंबेडकर से। कौन करवाते हैं? गांधी जी। यही देखिए पूना पैक्ट है, आपको टोटल स्टोरी यही है पूना पैक्ट की। और पूना पैक्ट में कहाँ थे गांधी जी? उस टाइम थे यरवदा सेंट्रल जेल में। कहाँ थे? यरवदा सेंट्रल जेल में। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिससे सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उन्हें 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। और अगर पूछे कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, उस पर गांधी जी साइन करते हैं या कोई और साइन करते हैं, तो आप लोग बताइए। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझाया है कि पूना पैक्ट क्या है, गांधी जी साइन करते हैं या नहीं, या गांधी जी के बदले कोई और साइन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो साइन करते ही हैं। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि गांधी जी के बदले कौन साइन करते हैं पूना पैक्ट पे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है। तो ये आपको कब होता है? 1932 में होता है, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1934 में होता है। और कौन करते हैं? तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी करते हैं 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता है और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक ये आपको 1 मई 1939 को, और कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस इसका गठन करते हैं। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मनाया जाता है। मुक्ति दिवस कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पे। तो ये डेट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था और मुस्लिम लीग ने उसी दिन को मुक्ति दिवस घोषित किया था। पाकिस्तान की मांग कब होती है और इससे विषय या व्यक्ति कौन है इससे रिलेटेड। तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी जाती है। अगस्त प्रस्ताव क्या है आपको? तो ये है आपको 8 अगस्त 1940 को। वाइसराय कौन थे? तो लिंग लिथगो थे। कौन थे? लिंग लिथगो थे।
क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या था और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? कब हुआ था ये क्रिप्स मिशन, कब आया था? तो मार्च 1942 में और स्टीफन क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लागू हुआ और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ये आपको कब होता है? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी नेतृत्व करते हैं। शिमला सम्मेलन कब होता है? 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है। ये आपको पूछ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है न्यूज़ का, उस हिसाब से आपको शिमला सम्मेलन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना विद्रोह कब होता है और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा, ये आपको याद रखना है, HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा होता है। और कहाँ पे? तो मुंबई में 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब होती है और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है? 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया जाता है प्रधानमंत्री एटली के द्वारा। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? तो 16 मई 1946 को होता है। प्रकाशन कब होता है? कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन आपको इसमें बस इतना याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? तो 24 मार्च 1946 को। और 3 जो मंडल है ना, इसके जो सदस्य हैं, ये आपको पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और यहाँ पे आपको AB अलेक्जेंडर। ये डेट या नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट है आपको 24 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। और ये जो 3 नाम है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य हैं ये, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। आगे है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है? तो ये आपको 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा होती है। माउंटबेटन योजना कब आता है और इससे रिलेटेड विषय या व्यक्ति कौन है? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, या इसको जून प्लान भी बोला जाता है। वायसराय माउंटबेटन भारत विभाजन की योजना रखते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है? तो ये जिनको भी नहीं पता है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र होता है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा होता है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ और इससे संबंधित कौन है? तो इसके लिए भी आपके लिए वही सेम वर्ड है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है 15 अगस्त या 26 जनवरी के बारे में, तो सच में डूब मरने जैसी स्थिति है आपकी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस की स्थापना होती है, या भारतीय गणतंत्र दिवस बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को। और हमारे स्वतंत्रता दिवस कब है? भारतीय स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को। भूदान आंदोलन कब हुआ और इससे रिलेटेड विषय या व्यक्ति कौन है? तो ये है आपको 18 अप्रैल 1951 को, और इसकी शुरुआत पोचमपल्ली, नलगोंडा, तेलंगाना में विनोबा भावे करते हैं। कौन करते हैं? विनोबा भावे करते हैं। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन करते हैं भूदान आंदोलन। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा होगा कि भूदान आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो विनोबा भावे से। और अगर थोड़ा सा और डेप्थ में पूछे कि सबसे पहले भूमि दान में कौन देते हैं, तो रामचंद्र रेड्डी देते हैं। कौन देते हैं? रामचंद्र रेड्डी। और भूदान आंदोलन कब होता है? 1951 में। आगे हम लोग देखने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद किससे संबंधित है? तो भगत सिंह से संबंधित है आपको। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, तो महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो, तो महात्मा गांधी। जय हिंद, ये कौन देते हैं? सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये कौन बोलते हैं? तो ये आपको किससे रिलेटेड? जवाहरलाल नेहरू से। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो ये कौन बोलते हैं? दयानंद सरस्वती। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, वन लाइनर क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। जय जवान जय किसान, ये कौन बोलते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं। और किस वक्त बोलते हैं अगर ये पूछे, तो 1965 का जो पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान। मारो फिरंगियों को, तो ये कौन बोलते हैं? मंगल पांडे बोलते हैं। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण से। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम से संबंधित है, तो ये है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जय है, तो इससे कौन संबंधित है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर।
साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इससे कौन संबंधित है, तो राम प्रसाद बिस्मिल है। आगे देखते हैं हम लोग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे कौन संबंधित है, तो इकबाल। कौन है, इकबाल संबंधित है। ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन, वापस जाओ, ये कौन बोलते हैं, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये कौन बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय, जिनकी लाठीचार्ज से मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन के विरोध में। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने मांग को ठुकरा दिया। कौन संबंधित है इससे, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये कौन बोलते हैं, भगत सिंह बोलते हैं। सम पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, परंतु इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मिडिमा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसको जाता है, तो मेहर यूसुफ अली को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का मेहर यूसुफ अली को, इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात करके क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। तो अगर पूछे कि भारत छोड़ो स्लोगन किसने दिया, तो मेहर यूसुफ अली को। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं एवं पुस्तकें को देखते हैं हम लोग। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान के लेखक या संपादक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो बुक्स है या पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। इंडियन मिरर वाम बोंदनी, ये कौन है आपको, केशव चंद्र सेन है। इंडिपेंडेंट, ये है आपको मोतीलाल नेहरू। काल के लेखक कौन है, पराजपे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमरेड हमदर्द के लेखक कौन है, तो मोहम्मद अली। बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल। दैनिक केसरी मराठी। साप्ताहिक द मराठा, ये कौन है आपको, बाल गंगाधर तिलक। बस इतना याद रखिएगा कि केसरी मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री के लेखक ये कौन है, अरविंद घोष। नेशन के लेखक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल अ नेशन इन मेकिंग के ये कौन है आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे देखते हैं हम लोग, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, देखिए महात्मा गांधी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। संवाद कॉमेडी, राजा राम मोहन राय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला, शिशिर कुमार घोष। बस इतना याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, बस इतना याद रखिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। यहाँ पे देखिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यंग इंडिया तो महात्मा गांधी, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी, तो ये थे आपको सचिन नाथ सान्याल। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्त गुफ्तार, ये कौन है आपको, तो दादा भाई नौरोजी इसके लेखक और संपादक हैं। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये कौन है, लाला लाजपत राय। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ इंडियंस के लेखक लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, ये है आपको सर वेलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। होम एंड वर्ल्ड, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। सोजे वजन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद। कर्मभूमि बहुत बड़ी पूछा है तो प्रेमचंद। बांगे दड़ा, तराने हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, तो यह आपको मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीता रमैया, ये कौन करते हैं, पट्टाभी सीता रमैया। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं हम लोग, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, देवी चंदुरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय विद्रोह के
लेखक एवं संपादक सर सैयद अहमद खां। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, ये कौन है आपको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसको याद करने के अलावा, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं आपको बहुत सारे एग्जाम्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ से, तो इसको बिल्कुल रट जाना है। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है स्किप करने का। आगे देखते हैं, भारत के महान शहीद खुदीराम बोस से संबंधित घटनाएं और इनकी सजा क्या थी? तो खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकते हैं, जिसके कारण बैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार होते हैं और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी जाती है। तो बस इतना याद रखिएगा, खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड पर बम फेंकते हैं 1908 में और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी जाती है। राजेंद्र लाहौरी, तो ये आपको बम कांड से रिलेटेड है और काकोरी डाक डकैती कांड से रिलेटेड है और इनको भी जेल में फांसी दी जाती है, राजेंद्र लाहौरी को। राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये आपको मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड से, मेनली इसमें याद रखिएगा काकोरी कांड से ही, और इनको भी फांसी दे दी जाती है राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में। अशफाक उल्ला खां, तो ये आपको काकोरी डाक गाड़ी डकैती से रिलेटेड है और इनको भी फांसी दी जाती है 1927 को। उधम सिंह, तो ये आपको सर माइकल ओडायर को मारते हैं और इनको भी फांसी दी जाती है, उधम सिंह को, सर माइकल ओडायर को। यहाँ पे आपको जनरल ओडायर देके कंफ्यूज करेगा, तो उधम सिंह से माइकल ओडायर याद रखिएगा। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 8 अप्रैल 1929 को करते हैं और विधानसभा में बम फेंकने का आरोप था उनके ऊपर। सैंडर्स की हत्या के आरोप में उनको फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। सुखदेव सिंह, ये आपको किससे रिलेटेड है? तो सैंडर्स की हत्या के आरोप में इनको भी फांसी दी जाती है। 3 को फांसी दी जाती है ना, सुखदेव सिंह को, राजगुरु को और भगत सिंह को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। यहाँ देखिए, राजगुरु को भी दी जाती है फांसी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। बटुकेश्वर दत्त से संबंधित घटनाएं, तो ये आपको भगत सिंह के साथ बम फेंकते हैं केंद्रीय असेंबली में, इनको आजीवन कारावास देते हैं। चंद्रशेखर आजाद से संबंधित घटनाएं और इनकी सजा क्या थी? तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया था और इन्हें 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। ये ना खुद को ही गोली मार के शहीद हो गए थे, ना कि अंग्रेजों ने इन्हें मारा या फांसी पर लटकाया था। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कितना का आपको देखिए यहाँ पे पुरस्कार था? तो 30,000 रुपये का पुरस्कार था जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। मास्टर अमीचंद, तो ये आपको दिल्ली षड्यंत्र से रिलेटेड है, अमीचंद। आगे है अवध बिहारी बोस, तो ये आपको किससे रिलेटेड है? दिल्ली षड्यंत्र केस से या लाहौरी बम कांड से। तो ये इनको भी फांसी कब दी जाती है? 1915 में। यहाँ देखिए, इनको भी 1915 में दिल्ली षड्यंत्र में अमीचंद को, अवध बिहारी बोस को। दामोदर चापेकर, तो ये इनकी सजा क्या थी? तो प्लेग कमिश्नर रैंड जो थे उनकी हत्या करते हैं, एयर्स्ट और रैंड की हत्या करते हैं। दामोदर चापेकर ब्रदर्स थे शायद, तो फांसी के तख्ते पर शहीद हो जाते हैं। हाँ, फांसी के तख्ते पर शहीद हो जाते हैं ये, बस इतना याद रखिएगा, दामोदर चापेकर, रैंड और एयर्स्ट की हत्या। मदन लाल ढींगरा, तो ये आपको क्या करते हैं? कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करते हैं। किसकी? कर्जन वाइली की हत्या करते हैं और इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के, तो एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं और काला पानी की सजा होती है, इनको अनशन करके अपने प्राण त्याग देते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग देते हैं। करतार सिंह सराबा, तो गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और इन्हें भी नेता की हैसियत से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लाहौर सैनिक षड्यंत्र की नेता की हैसियत से, और फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। आगे देखते हैं अनहंत कानड़े, तो इनको नासिक के जैक्सन हत्याकांड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बना लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा करते हैं। जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हैं। 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई और इसी दुर्घटना की प्रमाणिक नहीं माना गया है कि किस वजह से इनकी मृत्यु होती है। आगे है विष्णु गणेश पिंगल, तो ये आपको
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। वैसे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि विष्णु गणेश पिंगल के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी थे और जिन्होंने भी हमारे देश के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं बता रही हूँ, तो इसी वजह से इनका नाम स्किप करके जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको ज़्यादा फोकस में रख के पढ़ेंगे। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती, तो देखिए यहाँ पे मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेट, अगर इनको नहीं भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा हमारा। कुवाल कोवर, ये भी नहीं। असित भट्टाचार्य, ये सब भी नहीं देखेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। यहाँ पे देखिए क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो सबको याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ देखिए सूर्य सेन, तो ये आपको क्या बोला जाता था, उनको मास्टर दा बोला जाता था। चटगांव ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार होते हैं। लाला लाजपत राय से संबंधित साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और इसी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज से। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ होता है, तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है कांग्रेस का, तो 1885 में होता है आपको बम्बई में। बम्बई में कहाँ पे, तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपको करते हैं कौन, व्योमेश चंद्र चटर्जी करते हैं। और कितने प्रतिनिधि होते हैं, तो टोटल 72। ये सारे फैक्ट्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बस फैक्ट देख के बिल्कुल भी मतलब एकदम थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सांस वास लीजिए, थोड़ा सा नहीं हो तो पॉज लेके थोड़ा सा टहल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं तो याद रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए व्योमेश चंद्र चटर्जी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ होता है, तो ये आपको होता है 1886 में, कलकत्ता में होता है। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। तीसरा अधिवेशन आपको होता है 1887 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब बने थे, तो तीसरे अधिवेशन में 1887 मद्रास वाले में। चौथा अधिवेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद। पांचवा अधिवेशन 1889 बम्बई, यहाँ पे कौन थे, सर विलियम वेडरबर्न, ये इतना याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता में होता है, सर फिरोज शाह मेहता। सातवां अधिवेशन 1891 नागपुर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ही याद रखेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। जैसे देखिए पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में होता है, व्योमेश चंद्र चटर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और 72 प्रतिनिधि रहते हैं। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी करते हैं 1886 में। 87 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं 1887 में, मद्रास में होता है। और 1888 में इलाहाबाद में होता है, तो जॉर्ज यूले बनते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी या 10वां नहीं देखेंगे हम लोग, 11वां 1885, 12वां। आगे देखते हैं हम लोग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहीं पे देखेंगे हम लोग। 12वां अधिवेशन देखिए, यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, रहमतुल्ला शयानी करते हैं। 12वां अधिवेशन देख लीजिए, ये आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ से, हाँ 12वां अधिवेशन 1896, और यहाँ पे क्या हुआ था, तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13वां अधिवेशन नहीं, ये सब इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है आपको 1902 18वां 19वां कहाँ पे है, 1905 वाला 21वां अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है आपको 1905 का बनारस अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन होता है। 22वां आपको 1906 में होता है, ये आपको कलकत्ता अधिवेशन है। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी करते हैं और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको। 22वां अधिवेशन कहाँ पे होता है, 1906 में होता है कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। किस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी दोनों में मतभेद उभरा था, तो यही 22वें अधिवेशन में हुआ था। 22वें अधिवेशन में नरमपंथी दल के लोग किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे, रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। और गर्मपंथी दल के लोग किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। थोड़े से फैक्ट्स इसके और देख लेते हैं ताकि यहाँ से ये क्लियर हो जाए। नहीं, यहाँ पे देखिए इतना ही फैक्ट है आपको 22वां अधिवेशन में। 22वां अधिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है आपको कि यहीं पे
रास बिहारी घोष और लाला लाजपत राय जो कि नरमपंथी बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस को और गरमपंथी लाला लाजपत राय को, जिस वजह से नरमपंथी और गरमपंथी दल अलग अलग हो गए थे और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी यहीं पे होता है। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं और आप लोगों को भी याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।